दर्शकों नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कभी कभी हम निशब्द हुआ करते हैं, वस्तु स्थिति कहीं अलग हुआ करती है, लेकिन किन्हीं कामों से, किन्हीं व्यक्तित्व से अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो वो अभिभूत करने वाली रहा करती है। आज कुछ ऐसा ही है। हमारे मेहमान कार्यक्रम आज अलौकिक है। न केवल इसे आप देखिए बल्कि निरंतर जुड़िए, ये मैं भी वादा करता हूँ। अब पलक आप आज के कार्यक्रम को निहारेंगे, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है हमारे आज के मेहमान का। आज के मेहमान ने समाज सेवा के क्षेत्र में जो किया है वो अद्भुत है। शब्द असफल रहेंगे उसको बयान करने में, ये मैं दावा करता हूँ। साथ ही ये भी दावा करता हूँ, जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनके कार्यों को आप भी अपनाने के लिए मजबूर नहीं होंगे, जागरूक होंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा मैं आपकी व्यग्रता को बढ़ाता नहीं हूँ, सीधे सीधे मिलवाता हूँ पद्मश्री हमारी आज की मेहमान, हमारे प्रदेश की गौरव, डॉक्टर श्रीमती जनक पलटा मगिलेगन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मैडम बिल्कुल नहीं कहूँगा, सभी लोगों की तरह मैं भी आपको दीदी ही कहूँगा। धन्यवाद। बात शुरू करें उससे पहले कुछ ना कुछ तो भूमिका भी होनी चाहिए। ये बात कहने का तरीका रहा करता है, लेकिन यहाँ जवाबदारी है। मैं बात को शुरू कर ही नहीं सकता जब तक ये ना बताऊं कि दीदी असल में क्या कर रही है। आपने प्रकृति को जिया है, लोगों को प्रकृति से जुड़ने का जरिया दिया है, आपने रोजगार दिया है बिल्कुल स्वाभाविक और नेचुरल तरीके से, आपने बिजली उत्पादित की है बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से, सौर ऊर्जा, आपने डॉक्टरेट ली है अक्षय ऊर्जा के जरिए। सब कुछ आपने ऐसा किया है जो अभिभूत ही नहीं करता, प्रेरित किया करता है। मैं सिलसिलेवार वो सारी बातें आपके लिए आज इस कार्यक्रम में आपसे पूछूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि आपने अपने कर्म क्षेत्र में क्या क्या किया है और किस तरीके से पूरी दुनिया को इंस्पायर करने की क्षमता रखती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर ये सब कुछ करने के पीछे मन कहाँ से बना, ये लालसा कहाँ से जागी कि हम नेचर से जुड़ें, समाज सेवा से जुड़ें, प्रकृति को बताएं लोगों को कि प्रकृति हमारे लिए सब कुछ है। ये सब कुछ कैसे मन में आया दीदी? मन में तो मुझे लगता है कि कोई एक दिन की बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने 1963 में हाई स्कूल पास किया चंडीगढ़ में, और अचानक पता चला कि मुझे एक ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, मैं बेहोश हो गई थी जी और पता किया कि ओपन हार्ट सर्जरी ही से बच सकती हूँ। जी तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, पीजीआई चंडीगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। 1964 की बात है ये, पंडित नेहरू जी की डेथ के 10-12 दिन बाद की बात है। जी तो अस्पताल में मुझे भर्ती रखा गया। मेरा कुछ इलाज, कुछ स्ट्रेप्टोपेंसिलिन के इंजेक्शन हर 4 घंटे में लगते रहे। लंबा इलाज चलता रहा, लगभग 9 महीने निकल गए। मैं पूछती थी मेरा ऑपरेशन कब करोगे, जी पर कुछ बताते नहीं थे डॉक्टर। तो अचानक हमारे एक बुजुर्ग पड़ोसी, वो उनकी भांजी सुशीला नैयर जी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थी। जी सुशीला नैयर हेल्थ मिनिस्टर थी। उन्होंने जाके उनको पूछा, हमारी एक बच्ची अस्पताल में पड़ी है पीजीआई में, उसकी सर्जरी क्यों नहीं कर रहे, 9 महीने हो गए तो बता भी नहीं रहे, क्या करेंगे। तो उन्होंने इंक्वायरी कराई, पता किया कि 14 घंटे की सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया देना किसी को नहीं आता था। जी जी इंक्वायरी के बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सुशीला नैयर जी ने एक डॉक्टर भट्टाचार्य एनेस्थीसिस्ट इंडिया के कनाडा से बुलवाए, मुझे एनेस्थीसिया दिया और सारे एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर्स को एनेस्थीसिया देना सिखाया। तो मुझे याद नहीं ठीक से, 1-1.5 दिन के बाद, पता नहीं कितना टाइम था, डॉक्टर आके बोलता, जनक आंखें खोलो, देखो तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, यू हैव मेड द हिस्ट्री। तो ये बात जैसे ही डॉक्टर ने बोली, मैंने ईश्वर को कहा, आंखें नहीं खोली, आंखें खोलने से पहले ईश्वर को कहा, आपका
धन्यवाद करने के लिए ये जीवन आपने दिया है मुझे। मैं इस नए जीवन को आपका थैंक यू करने में लगाऊंगी। बस ये एक बात परमात्मा और मेरी आत्मा के अंदर हुई, उसके बाद मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं था। तो ये इतिहास है वो भावना का। उसके बाद तकरीबन 16 साल मुझे लगे ये मंजिल पर पहुंचने के लिए कि कौन से रास्ते से ईश्वर कौन है। अब 16वें साल पे किसी लड़की को नहीं पता होता कि ईश्वर कहाँ है, कैसे मिलना है, क्या रास्ता है। तो मैंने काफ़ी सारे धाम, चारों धाम किए, सारे धर्मों के धर्म स्थलों पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सारे मिशन जितने भी पंजाब में थे, साथ में अपने आप पढ़ती चली गई, साथ में नौकरियां करती चली गई। एक प्रोविडेंट फंड ऑफिस में नौकरी की, हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर थी। इस बीच में अपने आप पढ़ाई करके बीए भी कर ली मैंने। लेकिन फिर हाई कोर्ट में नौकरी लगी, एमए भी कर ली इंग्लिश की अपने आप पढ़ के, पॉलिटिकल साइंस की भी एमए कर ली, एक ट्रांसलेशन का भी कोर्स कर लिया, साथ में एक सितार सीखने का शौक़ था वो भी सीखी। लेकिन ये 16 साल कोई ना कोई, सबसे पहली मेरी सेवा थी अस्पताल में जाके बैठना। उन मरीज़ों को डॉक्टर दिखाना चाहते थे जो डरते थे ओपन हार्ट सर्जरी से, तो रोज़ लोकल बस में बैठती, जाके अस्पताल में बैठती। जब तक दूसरी ओपन हार्ट सर्जरी सफल नहीं हुई तब तक मेरी सेवा उन लोगों के लिए थी जिन लोगों ने ओपन हार्ट सर्जरी करवानी थी, और मेरे को देखकर वो करवाने लगे। दूसरी मेरी इस यात्रा के दौरान एक लोकल बस में एक ब्लाइंड व्यक्ति सीट पे बैठे थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बता सकते हैं आप कहाँ जा रही हैं। तो बात करते करते उन्होंने कहा मुझे एक रीडर की ज़रूरत है, कोई मेरे लिए पढ़ दे। तो मुझे ये पता चला, मेरी एक मौसी ब्लाइंड थी तो मुझे उनके प्रति भावना हुई, तो मैंने ब्लाइंड्स के साथ जुड़ के थोड़ा बहुत सेवा करनी शुरू की। फिर कहीं आग लग गई, एक ठेला मार्केट थी बहुत बड़ी हमारे घर के पास चंडीगढ़ में। तो मुझे लगा कि मैं घर घर में जाके पैसे इकट्ठे किए। कुछ टेलर जिनकी मशीनें जल गई थी उनको तो छोटा छोटा मैं करती थी, गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, पर मुझे लगता था ये पार्ट टाइम थैंक यू ईश्वर का नहीं चलेगा। जी जी। फिर मैंने सब ढूंढे, मिशंस में गई सब जगह। अल्टीमेटली एक दिन मुझे बहाई धर्म मैंने पढ़ा और कुछ टाइम के बाद मैंने बहाई धर्म अपनाया, जिसमें सेवा और कर्म ही पहचान है। बस ईश्वर को धन्यवाद देना है, तो जीवन में करना होगा, वैसा जीवन जीना होगा। तो वो रास्ता मुझे मिला और उसी रास्ते पे मुझे एक दिन इंदौर, पहले मैं एक ऐसे रिसर्च सेंटर में काम करती थी जो होम मिनिस्ट्री के नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के साथ काम करता था। और मैं इंदौर में 1984 को यहाँ अध्ययन करने आई थी, रिसर्च करने आई थी जी। और मैं स्टेट गेस्ट थी, यहाँ के रेजिडेंसी में मैं रुकी हुई थी। उस शाम की बात है जिस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और कर्फ्यू लग गया, और अचानक पता चला कि मैं अब खाना कहाँ से मिलेगा, क्या होगा। तो जहाँ मैं जाती थी एक पोस्ट कार्ड लिख देती थी वहाँ के बहाई सेंटर पर कि मैं इतने दिन, अभी 3 महीने इंदौर में हूँ, आप कभी भी 6 बजे के बाद सत्संग या कोई गतिविधि हो तो मैं आऊँगी। तो एक पिता समान एक व्यक्ति मुझे लेके वहाँ ले गए। खाली ज़मीन पड़ी थी, पुराना एक गिरता हुआ एक पुराना भवन, और वहाँ कुछ एक किसी
बहुत ही सिंपल किसी की शादी हो रही थी, टाट पट्टी पर बैठ के खाना खा रहे हैं। जी एक मैडम बैठी हैं, मैडम वजदी, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की, हेड यूनिवर्सिटी की। उनसे पूछ लिया, ये इतनी सारी जगह आपके पास है, यहाँ ये क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों है? उन्होंने बोला अंग्रेजी में, वी आर वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू टू कम, वी वांट टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एंड ट्राइबल गर्ल्स। जी जी जी। मैं तो ऑफिशियल ड्यूटी पे थी। मुझे उन्होंने कहा, इफ़ यू कम वी विल डू वंडर्स। जी। मैंने तो प्रभु इच्छा कह के चल दी, और कुछ महीनों के बाद मुझे कहा गया कि प्रोजेक्ट आ गया है, लेकिन चलाने के लिए तुम्हें, क्योंकि मैंने लिख के दे दिया था, अब मैं कोई भी नौकरी या ऐसा काम जिसमें मुझे ईश्वर को थैंक यू करने का टाइम नहीं है, उसमें अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मेरी ज़ीरो वेस्ट का जो शुरुआत है वहाँ से शुरू हुआ। मैं आ गई और आके मैंने 6 एकड़ ज़मीन पे पहले दीवार बनवाई, बाउंड्री वॉल। फिर वहाँ धीरे धीरे मैंने पुराने भवन में ही, वहाँ बाहर बिजली नहीं थी, बाहर पानी नहीं था, और मैं चंडीगढ़ से आई थी, तो गैस वैस कुछ नहीं साधन, लेकिन 3 ईंट रखकर मैंने लकड़ी के टुकड़े थोड़े थोड़े जला के, गिरी हुई शाखाओं के, खाना बनाया और वहाँ रहना शुरू किया। परमात्मा, मुझे ये लगता था अब मेरा फुल टाइम, ये परमात्मा ने मुझे धन्यवाद देने के लिए यहाँ भेजा है। जीवन में एक पल ऐसा भी आया था जब आप वैवाहिक गठबंधन में बनी थी, विवाह आपका हुआ था, वो एक अलग एक कहानी है। मैं पूछूंगा कि किस तरीके से वैवाहिक जीवन कैसे शुरू हुआ। पंजाब से आप इंदौर आए, पढ़ाई की, आपने स्नातकोत्तर किया, डॉक्टरेट लिया, लेकिन वैवाहिक जीवन, ये संबंध, ये गठजोड़ कैसे हुआ और इससे आगे क्या हासिल हुआ? तो मैं 3 साल से अकेली थी और मेरे जीवन का ये लक्ष्य था कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे चारों बहन की शादियां हो गई थी, तो जिनके साथ शादी की मैंने, उनका पूरा नाम था जेम्स मैगिलिगन, नॉर्दर्न आयरलैंड के रहने वाले, और वो एक बहाई धर्म के अनुयायी थे। जी जी। वो भी भारत में सेवा देने आए हुए थे, और ग्वालियर में एक रब्बानी विद्यालय में 76 एकड़ ज़मीन को रिक्लेम करने के लिए अपनी सेवा देने आए थे। लेकिन वो जब ज़मीन रिक्लेम कर ली, तो उन्होंने कहा उनको ये संस्था देखनी है जहाँ पर आदिवासी लड़कियों को इतना सशक्त कैसे किया जाता है। तो वो संस्था देखने आए, और देखने के बाद जब आदिवासी लड़कियों से मिले और वहाँ रहकर देखा 2-4 दिन, तो उन्होंने एक दिन सहज ही कह दिया मुझे कि आई वुड नॉट लाइक टू गो बैक आफ्टर फिनिशिंग दिस सर्विस हेयर, आई कुड स्पेंड ऑल माई लाइफ इन दिस सर्विस। तो ऐसे ही कहा, मैंने कहा वेलकम। तो वही बुजुर्ग जो मुझे जीप में लेके बहाई सेंटर ले गए थे, उन्होंने ही कहा कि ओके, इस मेरा वेलकम शब्द से कोई मतलब नहीं था, कोई ऐसी कोई शादी और इसका कोई विचार नहीं था। पर मेरे पति ने जब ये कहा, तब पति तो नहीं थे, लेकिन एक जिमी नाम के बहाई जो सामाजिक सेवा के लिए भारत में आए थे, जी जी, उन्होंने कहा कि बट आई डोंट हैव वीज़ा, आई एम ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा। तो वो वजदी साहब, उन्होंने बोला दिस इज़ योर वीज़ा। तो वे पिता समान थे। जी। उनके मन में ये बात आई और ये बात निकली। फिर बहाई धर्म के हम दोनों अनुयायी थे। बहाई धर्म का एक नियम है कि आप शादी अगर करना है, दोनों माता पिता के सहर्ष सहमति और आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती। तो मैं अपने माता पिता के पास उनको लेके गई, उनका आशीर्वाद
मेरे पिताजी ने एक ही प्रश्न पूछा जिमी मगिलिगन से, और कुछ नहीं पूछा। जात नहीं पूछी, देश नहीं पूछा, पर वो गोरा आदमी है। एक ही पूछा, बहाई है? उन्होंने बोला यस। तो उनके सिर पे आशीर्वाद दिया। मेरी बेटी को एक बहाई ही जीवन में सुखी रख सकता है, खुश रख सकता है। माता पिता का आशीर्वाद हुआ, शादी की तारीख तय हो गई और 27 नवंबर 1988 को चंडीगढ़ में माता पिता ने शादी करके मुझे वापस भेजा। तो हम पति पत्नी एक बहाई लेखों में स्त्री पुरुष समानता पर एक बहुत ही इस युग के लिए सारी दुनिया उस बात को लेके बहस करती है, स्त्री पुरुष समानता। बहाई धर्म में कहा गया है मानवता एक पक्षी है, स्त्री पुरुष उसके दो पंख हैं। बराबर सहमति से जब चलेंगे। एक दूसरे की सांझी शक्ति से वो पक्षी दोनों पंख उड़ेंगे तो पक्षी उड़ान भरेगा। वही उड़ान। तो मेरे जीवन का पक्षी एक बने हमारे दो पंख, और वो पक्षी की उड़ान हमारी इस जगत की तो है, पर मुझे लगता है वो दिव्य लोक में भी हमारी उड़ान जारी जी। रहेगी। चेहरा भावनाओं से ओतप्रोत है। अब बात जब जीवन साथी की हुआ करती है, उनसे जुड़े संस्मरणों की हुआ करती है, तो ये सब निकला करता है। और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने समाज को दिशा दी है, उनके बारे में तो कहते हुए और भी भावनाएं उमड़ा करती हैं। और यही कुछ जनक दीदी, मैं भी जनक दीदी बोलूँगा, उनके ज़रिए आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन नम आँखों में बहुत सारी वो बातें भी हैं जिन्होंने इस समूचे संसार को, कम से कम हमारे इस क्षेत्र को तो तमाम सारी संभावनाएं दी हैं, तमाम सारी प्रेरणा दी है। जिमी सर के जो योगदान है, जिमी सर के जो कार्यकलाप हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। आपके बारे में मैं लंबी चर्चा करूंगा, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे आपको प्रेरित किया आगे के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात पीछे से शुरू करती हूँ। जी 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 2008 में क्वीन एलिजाबेथ ने जी जिमी मगिलिगन को अपने जन्मदिन पर वो कुछ बड़े अवार्ड पुरस्कार देती थी। तो जिमी की मेरी शादी 1988 के बाद वो तो मेरे साथ ही रहते थे। जी वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ ने मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जी 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 जो हमारे पद्म विभूषण के बराबर है, उनको जब ये सम्मान दिया तो ब्रिटेन के एक बीबीसी के रिपोर्टर ने मेरे से कहा, मिसेस मगिलिगन, हाउ डू यू डिफाइन योर हस्बैंड इन वन सेंटेंस? मैंने बोला, जिमीज बॉडी, माइंड एंड सोल वर्कड एट द सेम टाइम। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो हर काम हाथ से करता था। उन्होंने गेती फावड़ा हाथ में लिया, उन्होंने अपने हाथ से 6 एकड़ बंजर ज़मीन को उन्होंने किया, उन्होंने अब उसको उपजाऊ बनाया और ऑर्गेनिक बनाया और हरा भरा बनाया। और कुआं जो वहाँ पर, वो कुआं जो बिल्कुल 40-50 साल से उस पुरानी बिल्डिंग का कुआं था, पानी का और कोई साधन नहीं था। वो लैंड रिक्लेमेशन और ड्रेनेज कॉन्ट्रैक्टर थे। कुएं में उतरे रस्से के साथ, कुआं साफ किया, 6.5 एकड़ ज़मीन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो पूरा नालियां बनाई अपने हाथ से। कोई स्टाफ नहीं था। 1988 से लेके 1998 के पास, पहले 3 साल मैं अकेली डायरेक्टर थी, वो शादी हुई मैनेजर, और वहाँ पर वो आदिवासी लड़कियाँ जो जिनको हम सिखाते थे वो 2 घंटे काम करती, और उन्होंने पूरा उस कुएं से पूरा हरा भरा कैंपस, खाने को उगाना, ऑर्गेनिक खेती करना और सारा आत्मनिर्भरता होना और ज़ीरो वेस्ट, कचरा के बिना। फिर उन्होंने सबसे पहले सोलर कुकर, सोलर किचन बनाया। वो सोलर किचन बिना किसी बैटरी के अपने हाथ से बनाया।
हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा इंजीनियर भी जो सोलर इंजीनियरिंग करता था, उसने अपने हाथ से सोलर डिश वो नहीं बनाई थी। सोलर किचन 3 डिशेस की, जहाँ पर 100 लोगों का खाना डायरेक्ट धूप से बनता था। तो उन्होंने 900 किलो लकड़ी और 9 गैस सिलेंडर 1 महीने में बचाने का एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने जैविक आत्मनिर्भर का खाने की, कचरा नहीं करना, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। लड़कियां बाटिक प्रिंटिंग सीखती थी, तो हमारे दोनों के बीच में एक बात बहुत अच्छी थी कि हम दोनों बैठकर विचार करते थे कि अब इस चीज़ का इसके बाद क्या यूज़ होगा। तो एक दिन बाटिक प्रिंटिंग कर रही हैं महिलाएं, तो एक ब्रश खरीदते थे, 50 रुपए का आता था जी। तो उन्होंने कहा, एक डंडी पेड़ की शाखा की छोटी सी उठाई, ये लड़कियां अपनी कंघी करके जो बाल फेंकती है ना, वो सारी नालियां चौक करते हैं। इन बालों को, वो घोड़े के बालों से बना हुआ था, धागे से, जैसे पतंग की डोर की वो बनी रहती थी ऐसा, और उसको वैक्स करके उसको कपड़े पे तो वो प्रिंटिंग करते थे। वो 50 रुपए नहीं बचाए, उन्होंने एक बाल भी कचरे में नहीं जाने दिया। कचरा कोई लेने ही नहीं आया। आज की बात नहीं, 1985 से आज मुझे छोड़े हुए भी 13 साल हो गए, उस कैंपस ने कचरा बाहर नहीं दिया। वहाँ पर पानी, जो टॉयलेट का पानी है, ड्रेनेज का पानी है, उससे सारा खेत चलता। और फिर सोलर पावर, गर्म पानी के, तो पूरा कैंपस आत्मनिर्भर। और जितनी लड़कियां ट्रेनिंग लेने आई, जो निरक्षर थी, ओपन स्कूल का परीक्षा देती, सोलर कुकर घर लेके जाती खरीद के, 10% पैसे देने हैं, ट्रेनिंग लेनी है। हजारों कुकर ऐसा जैसे बाहर आपने देखा है, वो कुकर गांव में लड़कियां ले गई, खाना तो बनाया, लेकिन उन्होंने उस पर नमकीन बना के अपने हाट में बेचने शुरू कर दिए, मटरी बनाना शुरू कर दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया, आत्मनिर्भर हो गई। सबसे पहले तो जो बर्ली का जो आपका संस्थान था, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि 26 वर्ष आपने जीवन को उसको दिए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जब कुछ साल पहले मैं आई, तो बर्ली नाम की लड़कियां, सुरली बिरली, सोमवार के नाम से, गुरुवार के नाम से, भील भिलाला लड़कियां थी जी। तो बर्ली नाम की लड़कियां बहुत प्यारी होती थी। लेकिन एक दिन गांव में मैं पूछती थी, ये बर्ली का मतलब क्या है जी। तो बताए, आदिवासी घर का जो टापरा है, वो बीच का एक जो पूरा खंबा है, पूरा तना पेड़ का, उसके ऊपर चौकोर बनाते हैं, सेंटर में ये करते हैं, वो सेंट्रल पिलर जो है वो बर्ली है। तो मैंने महिला को बर्ली कहा कि अगर वो बर्ली महिला, लड़की, बेटी, अगर वो सशक्त है तो पीढ़ियां सशक्त हो जाएंगी। क्या बात है। और अगर वो कमजोर है, वो बर्ली जिस पर घर टिका है, टापरा गिर जाएगा। और अगर वो सद्गुणी नहीं है, अगर वो समझदार नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, स्वस्थ रहना नहीं जानती है, प्रकृति से और बच्चे नशा नहीं करें, सारी बीमारियों के बारे में समझें, और ओपन स्कूल का एग्ज़ाम 10वीं के बराबर का, वोकेशनल, इलिटरेट लड़की, ये इतनी किताबें लिखी हैं पाठ्यक्रम बना के उनकी भाषा में, उन्हीं को ट्रेनर बनाया। आप नंदा को मिलेंगे आज, नंदा को देखेंगे, वहाँ की मेरी 1998 बैच की लड़की है, जिसका बेटा अब सोलर कंपनी का, अपनी कंपनी बनाई है, और सोलर डिशेस कैसे लगाना अपनी सोलर कुकर पे काम कर रहा है, और वो दुनिया की सबसे अच्छी सोलर कुक है। बर्ली में जो आपके ज़रिए या समाज को मिला है, थोड़ा सा उसके बारे में और प्रकाश डालें। हाँ, बिल्कुल। गिनती जब मैंने छोड़ा है 500 गाँव की, झाबुआ, अलीराजपुर, कुछ फिर बस्तर से भी, और आंध्र प्रदेश से भी, खम्मम एरिया से भी, बिहार शरीफ से भी महिलाएं, आदिवासी ही जी जी आती थी। उनको खाना पीना रहना फ्री था। सोलर कुकर 10% पे मिलता था, फ्री नहीं देना। किताबें
किताबें भी बहुत कम कीमत पर स्वाभिमान बना रहे। 500 लड़कियां ऐसी बन के गई कि वो अपने आप को कैसे मजबूत रखना है, सस्टेनेबल रखना है, और उनका परिवार में कैसे वैसा बनाएंगी, और अपने गांव को कैसे वो ऐसा योगदान देंगी। तो जाकर गांव में जो उन्होंने फ़र्क डाला, गांव में बच्चों का क्लास लेना, प्रेम बढ़ाना, नशा बंद करना, लड़ाई झगड़ा बंद करना, पर्यावरण में केमिकल के बिना, और उस ज़माने में पानी का ये बनाया था उन्होंने, ये पत्थर डाल के, और ऐसा रास्ते में पानी को रोकने का सिस्टम उस ज़माने में सैम पित्रोदा के टाइम पर। और नारू का काम, उन महिलाओं ने 302 गांव में नारू की बीमारी थी, गिनी वर्म की। वही उसी प्रश्न को मैं कर लूं जिससे हमारे दर्शकों को और समझ में आए। नारू रोग, जिससे कम से कम आदिवासी तबका तो बहुत ज़्यादा पीड़ित था, 300 से ज़्यादा गांव की महिलाओं को उस रोग से मुक्त कराया। ये अनहोनी जैसा लगता है, लेकिन ये हुआ है। थोड़ा सा बताएं उनके बारे में। उन्होंने सीखा। मैंने 302 रात उन 302 घरों में जी, झाबुआ जिला सिर्फ केवल गांव में, भील गांव में, उस ज़माने में 85 सन में, 85 में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, फ़ोन तो पता ही नहीं था, ये मोबाइल का और ये गूगल वगल कुछ नहीं था, गाड़ी नहीं जाती थी, अंधेरा होता था। जहाँ मैं रात को उस घर में रहती थी, नारू वाले घर में, और रात को भीली में कलेक्टर ने बोला आप हमें मदद करो, ये हमें ख़त्म करना है। मैंने बोला मेरे पास फंड नहीं है, आप कोई भीली, नेहरू युवा केंद्र से मेरा परिचय हो गया झाबुआ का, आप भीली की एक टीम दे दो जो नुक्कड़ नाटक करेंगे, मेरे साथ चलेंगे रोज रात को एक गांव से दूसरे गांव। तो नारू कैसे ख़त्म करना है, भीली में रात को नाटक करवाती थी मैं। वो एक गैस होता था जिसको पेट्रो गैस बोलते थे, जी जी, उसको पंप से चलाते थे, और वो उसके अंदर एक सफ़ेद लगा रहता था, मेंटल कहते थे, और वो बुझ गया तो अंधेरा। तो उससे एक तो 302 गांव में रहने के बाद मैंने सीखा कि लेटरिन और बाथरूम के बिना भूल जाओ, चंडीगढ़ वंडीगढ़ इंदौर सब भूल जाओ। तो वहाँ उनके साथ उनका जीवन जी के उन्होंने मुझे विश्वास किया। सबसे बड़ी बात थी कि आदिवासियों ने मुझे अपनाया, मैंने उनको नहीं अपनाया था। उन्होंने मुझे दीदी बोला, मेरे पति को जीजा जी बोला, और वो 302 गांव में नारू ख़त्म किया उन महिलाओं ने। उसके बाद सिलाई मशीन, आज हर लड़की वहाँ की टेलर है, हर लड़कियाँ आगे उनके जाके बीए पढ़ने लग गई, एमफिल करने लग गई लड़कियाँ। तो आगे उनके बच्चे, किसी का बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है। अभी जिस दिन ये पुरस्कार मिलता है मुझे फ़ोन करती है लड़की, टीवी पे दीदी आपका फ़ोटो आ रहा है, आपको ये क्या है पद्मश्री? मैंने बोला बेटा आप जो काम करते हैं ना, आप जाते थे, हम आपको एक प्रमाण पत्र देते थे कि ये आपने परीक्षा पास की है ना, तो ये आपके काम का प्रमाण पत्र मुझे मिला। अभी कुछ और फ़ोन आपके पास आने हैं, अभी कुछ और जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे मेहमान कार्यक्रम की भी बहुत सारी पसंद करने वाले दर्शक हैं, बड़ी तादाद है दर्शकों की, और वो सब आपसे फिर प्रश्न करेंगे। प्रश्न तो बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। अब मैं बता दूं कि हम कहाँ हैं। इंदौर के पास सनाउदिया ग्राम में हैं, और ये ग्राम अब आपके कारण पहचाना जाता है, दीदी के कारण पहचाना जाता है, जनक दीदी के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ आना, इस जगह को आप स्वर्ग बना गई हैं, ये कैसे संभव हुआ, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। ये जो हमने बर्ली संस्थान में लड़कियों को जो सिखाया कि हमें सूर्य की रोशनी से जी सकते हैं, पानी को साफ रख सकते हैं, बिना कचरे के जी सकते हैं, तो 26 साल वो उनको सिखाने का जो अनुभव था, मेरे पति और मैंने ये सोच रखा था कि जिन लोगों को मैंने इंदौर में, पद्मश्री शालिनीताई मोगे फ्रीडम फाइटर थी, बहुत काम किया, पूरा जीवन लगाया,
100 साल में 3 साल बचे थे, 97 पर भी उन्होंने संस्था नहीं छोड़ी। पर वो बेचारी जैसे ही दुनिया से गई, उनकी संस्था इतना बड़ी थी, संस्था खत्म हो गई। और भी 2-4 लोग जिनको देखा जीवन में, इन्होंने पूरा जीवन लगाया, बहुत त्याग किया, पर दूसरे किसी आदमी को तैयार नहीं किया और संस्था का मोह नहीं छोड़ा। तो हमने तय किया, मैंने और मेरे पति ने, कि अब हम इनमें से किसी को तैयार करके संस्था छोड़कर, ताकि संस्था बाद में चलती रहे। उस दौरान मुझे कैंसर भी हो चुका, 4-5 सर्जरी भी हो चुकी थी, पर मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। फिर भी मेरे पति ने और मैंने, मेरा ससुराल का घर उत्तरी आयरलैंड में, यूके में भी था, और मेरा घर माँ बाप का चंडीगढ़ में भी था। हम दोनों को, परिवार को बहुत ज़रूरत थी हमारी, पर हम दोनों ने तय किया कि नहीं, अंतिम जीवन जो हमारा है वो 68 के थे, मैं 63 की थी। जो मैंने संविधान बनाया था संस्थान का, रिटायरमेंट एज 62 था, डायरेक्टर का भी। तो मैंने कहा सबसे पहले हम रिटायर होंगे। हमने लोगों को संभाला और रिटायर होने से पहले, कुछ महीने पहले, सोचा एक गांव में जाके रह के वो सब करेंगे जो 26 साल सिखाया है। लड़कियों को बोलते थे जो सीखा है वो जाके करना है। जी जी। तो हमने अपने जीवन को खुद वैसा जीवन जीने के लिए ये आधा एकड़ ज़मीन खरीदी। उस ज़माने में 2010 में ये घर मेरे पति ने अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से बनाया। जाने से पहले सोलर विंड पावर बनाया। यहाँ बिजली नहीं थी, आदिवासी 50 परिवारों की बस्ती है, उनके लिए एक भवन बनवाया, जन भागीदारी में सहयोग करके। एक दिल्ली कॉलेज का प्रोजेक्ट था, एक गवर्नमेंट का था। तो वो सब बना गए। बनाने के बाद अभी आने वाले थे तो दुर्भाग्यवश हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, और मैं भी थी साथ में। मैं बच गई, वो भी मेरे साथ बैठे थे, लेकिन उनको ज़्यादा लगी, और कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई 21 अप्रैल 2011 को। अब मेरे जीवन में 2 बातें थी। एक तो ये बात थी कि हमने ये जीवन इसी बात में लगाया है कि लड़की सशक्त हो सके, महिला सशक्त हो सके, अपने आप को सशक्त होके सस्टेन कर सके और अपने परिवार को सशक्त कर सके। अब मुझे अपने आप को कैसे जीना है, कैसे सब कुछ करना है। और मेरी एक लड़की जो वहाँ की पड़ी हुई, नंदा, उसने कहा वो मेरे साथ जाएगी, उसके बच्चे गोदी में। तो अब ये मेरा परिवार है, इनके साथ हम यहाँ रहेंगे। और यहाँ रहकर हमने पेड़ पौधे लगा के जैसे ही शुरू किया, 5-6 महीने में ही यहाँ पर लोग देखने आने लगे। ये तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन लोग कहते वहाँ सोलर कुकर लगाया, वो जनक दीदी। तो 2-3 साल में ये खेत भी बना लिया, खाने पीने की व्यवस्था भी हो गई। तो ये देखने आने का सिलसिला अब तक चल रहा है। अब 13वां साल चल रहा है। दरअसल जनक दीदी ने इस जगह को जन्नत बनाया है। जन्नत कैसे है ये हम आपको बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे खुद दीदी। जाएंगे अपनी कर्मस्थली पर और बताएंगे उन सब चीज़ों को, उन सब खास यंत्रों को जो उन्होंने हाथों से बनाए हैं। हम सब के लिए सहजे हैं, स्टूडेंट्स उनको देखने आते हैं। आप भी देखिए हमारे मेहमान कार्यक्रम के जरिए। ये मैं जनकपल्टा मगिलीगन गांव सनावदिया के इस गिरि दर्शन परिसर से आपको जैव विविधता फार्म, ये हमारा देसी गाय आधारित आधा एकड़ ज़मीन में जैव विविधता फार्म है जो आत्मनिर्भर है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे अद्भुत पौधे जो लोगों ने देखे नहीं हैं, बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। ये सिंदूर का पेड़ है। तो ये सिंदूर जो है हनुमान जी वाला सिंदूर है, वो रंग का। तो इसमें से जब पक जाएगा तो सिंदूर निकलेगा। तो ये सारे जो यहाँ पर
पौधे हैं ये सारे। यहाँ पर एक और पौधा है बड़ा स्पेशल, वो है बायोडीज़ल। ये है बायोडीज़ल, रतन जोत कहते हैं। इससे आने वाले टाइम में ये जो जलवायु परिवर्तन है और संकट है, ऐसी खेती करेंगे लोग तो रतन जोत के बीज से बायोडीज़ल बनेगा। ये सारे पीछे गुड़हल है। गुड़हल एक गणेश जी का प्रिय फूल है और गुड़हल बहुत बीमारियों के इलाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल और पत्तियां हैं। ये वाटर एप्पल हैं यहाँ पर। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर विश्व के कई देशों से बने हुए और भारत के बने हुए सोलर कुकर्स का ये मेरा जो मुझे दिए गए हैं सम्मान में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सारे फोल्डिंग सोलर कुकर हैं। इनको आप फोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये एक कुकर है, ये मैक्सिको में बना है। ये इसको छोटा सा फोल्ड कर लेते हैं तो इसको ले जा सकते हैं बैग में भी अपने। तो ये मैक्सिको में बना है। इसमें आराम से 5-6 लोगों का खाना बनता है। और ये हमारे भारत का बना हुआ बॉक्स कुकर है। बॉक्स कुकर में 4 डिब्बे रख के एक टाइम पर 4 चीज़ें खाने की बन जाती हैं। इनका सबका अपना अपना उपयोग है। ये कुकर भी फोल्डिंग कुकर जालंधर में मेरी जन्मस्थली से किसी आदमी ने पढ़ा मेरे बारे में, तो ये कुकर बना के मुझे गिफ्ट भेजा मेरे एक जन्मदिन पर। तो ये इसको सेलेस्टिनो कुकर बोलते हैं। ये प्रिंस कुकर है। ये पैराबोलिक कुकर हैं। तो ये एक अजय चांडक नाम के प्रोफेसर हैं धुलिया में, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए। उन्होंने बहुत साल पहले ये कुकर बनाया और जब मुझे पद्मश्री सम्मान मिला तो उन्होंने ये, बहुत लोग मुझे तब ला के सम्मानित करना चाहते थे, तो मैं हाथ जोड़ती थी कि मुझे कोई चीज़ें मत दीजिए, मैं ज़ीरो वेस्ट हूँ। लेकिन डॉक्टर अजय चांडक ने ये कुकर ही सम्मान में दे दिया। 2015 से ये चल रहा है। आप देखेंगे इसमें ये तड़का लग रहा है। अभी जो खाना हम खाएंगे ये डायरेक्ट सूरज की जो ऊर्जा है, इन सारे ऐसे रिफ्लेक्टर हैं जिसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है। ये डायरेक्ट ज़ीरो कार्बन कुकर है। सारे रिफ्लेक्टर सूर्य की गर्मी से इसके नीचे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ऊर्जा इकट्ठी होती है और ये कुकिंग करता है। इस पे खाना बनता है। आप उसको उबाल सकते हैं, आप इस पे रोटी बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं, और इसमें गैस से भी कम टाइम लगता है और ये फ्री है। इसको रीफिल नहीं करवाना पड़ता। ये 2015 से मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ। और इस कुकर को यहाँ से लोग सोलर की चाय की दुकान खोल रहे हैं। आने वाले टाइम में कुछ भी, ना डीजल, ना पेट्रोल, ना घास लेट, ना बैटरी, कुछ नहीं। एक बार लगा है, इसके केबल बदलने होंगे तो ये पत्रे कभी 15 साल के बाद बदलेंगे, वो भी काम में आ जाएंगे। अभी इसको सबसे पहले, ये एक कुकर है पैराबोलिक कुकर जो जर्मनी में बना था। ये 1998 में हमें इसका पता चला और हमने आदिवासी लड़कियों को सिखाया और उन्होंने गांव-गांव में ले जाके इससे अपना आमदनी का सोर्स भी बनाया। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितना, अभी इस मौसम में भी ये मेरा पीने का पानी है। देखिए, पीने का पानी इसमें उबाल लिया है, ना मुझे आरओ की ज़रूरत है। ये पक्का है। किसी बिस्लरी की बोतल के पानी का नहीं पता कि उसके अंदर पानी शुद्ध है कि नहीं। और जब बिस्लरी का पानी पीते हैं उसमें माइक्रोप्लास्ट हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर कैंसर जाती है। तो ये मेरा तरीका है, सूर्य भगवान की कृपा से ये पानी कल तक मेरा पीने का मेरे लिए बहुत है। तो हम, गाय का भी सारा भोजन इस पे बनता है, हमारा भी सारा भोजन इस पे बन जाता है। अभी मैं आपको ऐसे औषधीय पौधे दिखाना चाहती हूँ जो कि हमारे अपने उपयोग के लिए भी हैं और मेरे जीवन में मैं बाज़ार की कोई भी चीज़
नहीं खरीदती हूँ नमक और चाय पत्ती के अलावा। तो ये मेरा बाज़ार से टूथपेस्ट और वो प्लास्टिक में आता है, उसकी बजाय ये वज्रदंती के पौधे हैं, इनको हम सोलर ड्राई करते हैं। इसमें नीम मिलाते हैं, नीम के पत्ते सोलर ड्राई करते हैं, थोड़ा लौंग थोड़ा नमक डालते हैं और पीस के अपना मंजन बनाते हैं। तो मैं अपने दिन की शुरुआत वज्रदंती से करती हूँ। खाने के लिए बहुत फल हैं और ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो दूसरों के लिए भी हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं। ये है पत्थर चट्टा। ये जिन लोगों के किडनी में शुरुआत में एक छोटी पथरी होती है, अगर वो पथरी गिरानी है तो 7 दिन इस पत्ते का जूस पी लेंगे तो वो किडनी की पथरी गिर जाती है। तो बहुत लोगों का देश में किडनी की हालत उस लेवल तक आ जाती है जब किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, अंग वो बदलना पड़ता है। लेकिन इस प्लांट से एक पूरी क्यारी है हमारी नीचे, जिससे 100 पौधे जो भी लोगों का पता चलता है एक दूसरे को बताते हैं। जो लोग ठीक हो गए हैं, 7 दिन के बाद पथरी गिर गई उनकी, वो लोग दूसरों को बताते हैं। तो अभी तक ये 13वां साल है हमारे इन पौधों का। तो 100 से ज़्यादा लोग ये इससे उनकी पथरी गिर चुकी है और केवल एक पौधा ही दे देते हैं तो वो पौधा ले जाते हैं और ये पौधा बहुत आसानी से बढ़ता रहता है। इसको कोई कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी मैं आपको एक और पौधा दिखाती हूँ। ये इसका नाम है सांबल बेला। सांबल बेला ये वाला सांबल बेला जो है, ये गठिया के लिए, रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए 1 उंगली के साइज़ का रोज़ जूस निकाल के पीना है तो आपका गठिया, कोई इलाज उसका नहीं है दुनिया में जो मॉडर्न साइंस है, लेकिन ये हमारी भारत की जो औषधि विद्या है तो उसमें है। और ये मरुआ है। मरुआ से बताते हैं कि सांप इसको देख के चला जाता है वापस। हमने तो बहुत बार सांप देखे हैं, लेकिन यहाँ सांप ने कभी किसी को काटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। और इसके बाद जो आगे वाला पौधा है ये इंसुलिन है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, उनको शक्कर की बीमारी है, डायबिटिक है, तो इसका एक पत्ता रोज़ खाते रहें तो उनको इंसुलिन का टीका लगाना नहीं पड़ेगा और बाकी उनके अंग भी, उन पर भी प्रभाव करता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारा सोलर किचन, एक ऑटोमेटिक सूर्य के साथ चलने वाला सोलर किचन। आइए मैं आपको, ये थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधे भी हैं लेकिन सारे, ये रामफल है, ये सीताफल है, जामफल है, सारे। ये सोलर डिश है हमारी। ये डिश ऑटोमेटिकली घूमती है, पीछे ट्रैकिंग सिस्टम है सारा, और इस सारे शीशों का जो सूर्य इसमें आता है और उसमें रिफ्लेक्ट होता है, तो खाने बनाने वाला अंदर खाना बना रहा होता है। तो ये हमारी 15 साल से बनी हुई सोलर किचन है और इसमें कोई भी बैटरी या कोई भी कार्बन जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे फोटोवोल्टिक पावर से कुछ चीज़ लेते हैं तो वो सिलिकॉन 15 साल की उम्र है तो उसके बाद वो कार्बन और बम की तरह फटेगा। तो ये डायरेक्ट कुकिंग है, इसमें खाना बनाने वाले को भी सुविधा है, अंदर बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज का सोलर खाना, आज जो हम लोग खाएंगे, ये देखिए, ये सोलर पे बना है साग। देखिए आप, भाप निकल रही है इसकी, देख रहे हैं आप, ये बन गया है, अब ये तैयार हो गया है। और इस साग में नमक के अलावा बाजार का कुछ नहीं है, ये अपना। और ये बना रहे हैं सूर्य भगवान, नंदा बनाती है और सूर्य भगवान देते हैं सारी पावर हमें। ये वो चीज़ें हैं जो हम सबको प्रेरित करती हैं। प्रकृति की गोद में रहते हुए प्रकृति का हम अवहेलना करें, ये हम करते आए हैं। अब इससे दूर जाना है। दूर कैसे जाना है, ये जरिया दीदी ने बताया, आप सबने देखा। इसे अपनाना चाहिए। इसे अपनाएंगे,
सम्मान भी मिलेगा, संतुष्टि भी मिलेगी, जो दीदी को बहुत मिली है। संतुष्टि तो अद्भुत है आपको आपके जीवन से, ये मुझे मालूम है। सम्मान भी कितने हैं मेरे पास तो, जब मैं देख रहा था, पढ़ रहा था आपके बारे में, तमाम सम्मान हैं। एक साहित्य का सम्मान आपको मिला हुआ है, कई सम्मान है, लेकिन राष्ट्रीय अंबेडकर साहित्य सम्मान, यानी आप लेखन के क्षेत्र में भी रही हैं, लिखा आपने बहुत है। ऑफ द माइक आपने बताया था, आपने बच्चों को, खासतौर से आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने खुद उनको लिपिबद्ध किया है ना। एक जो सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसके लिए हर व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है, पद्मश्री 2015, वो यादगार समय था, उस बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने सम्मानों के बारे में भी बताएं। मैं ऐसा मानती नहीं कि ये सम्मान मेरे हैं। जी जी। एक बात, दो बातें मुझे बहुत परमात्मा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे बार बार जिंदगी दी है। जी जी। और जब हमारा लोग कहते हैं कि आपको कुछ बताइए जीवन का सार, तो मैं बोलती हूँ, जब मैं पास में बैठी हूँ, मेरे पति मेरे साथ बैठे हैं, ड्राइवर की कुछ सेकंड की आंख लगती है, वो गाड़ी ठोकता है, सामने वाले की गाड़ी उनमें ठुकती है, वो चले जाते हैं, तो ये समझ में आया हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे जी। एक ही चॉइस है कि हमें जीना कैसे। मुझे जीना कैसे है, ईश्वर पे विश्वास है, मुझे सब लोगों पे विश्वास है, और मैं भारत माता की बेटी हूँ, और मैं वो बेटी हूँ जनक दुलारी पलटा, गुरु नानक देव जी की बहन के परिवार की बेटी, जो इस बात पे ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं सीता माता जनक दुलारी 14 साल भगवान राम के साथ वनवास गई। जी जी। मैं वो जनक हूँ जिसके पति जिमी मगिलिगन 26 साल वनवास लेके वो भारत में रहे मेरे साथ वनवासी एरिया में। तो एक तो सबसे बड़ा ये जीवन का आधार है। दूसरा ये कि मैंने रिटायर हुई वहाँ से डायरेक्टर, कोई पेंशन नहीं, मैंने आकर जो काम करना शुरू किया उस काम का केवल नाम जी। जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका कहीं बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरा काम उनको समर्पित है जी जी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैं जीती हूँ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैंने परिभाषा बताना चाहती हूँ आज इस माध्यम से कि मुझे जब नारू ख़त्म किया लोगों ने 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में बुलाया गया यूएनईपी का ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर देने के लिए, 14 दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना। ब्राज़ील की बात है, पहला भारत, विश्व का पहला ही आखिरी अब तक जो सम्मेलन हुआ, वहाँ 14 दिन मैं सीख के आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें जी जी। पर आने के बाद मैंने देखा इंदौर आके, पानी तब भी पूरा नहीं था 92 में, 1992 में, तब भी हमारे पास प्रदूषण था। राम तेरी गंगा फिल्म बन चुकी थी, कैंसर ट्रेन पंजाब में चल चुकी थी, केमिकल डाल डाल के हमने सब ये ख़त्म कर दिया था। तो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत के भाषा में, भारत के जो हमारे पुरातन नारे थे, जो मंदिर में जाके आरती पूजा कथा के बाद पंडित जी बोलते थे विश्व का, हम कहते थे कल्याण हो, फिर वो बोलते थे प्राणियों में, फिर हम कहते थे सद्भावना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जनक पलटा मगिलिगन के अनुसार विश्व का कल्याण, मैंने आके 1992 में ये निर्णय लिया, ईश्वर से मांगा वरदान, विश्व का कल्याण मैं करूंगी बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। प्राणियों में सद्भावना, मेरे को ऐसी शक्ति देना, मैं जीवन समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से जी सकूं। धरती माँ, भारत माँ, सूर्य भगवान, पवन पुत्र, सब के साथ गाय माता, पेड़ पक्षी, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, सब के साथ सद्भावना से रहना मैं सीख रही हूँ। बस
यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत के लिए, और कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा नहीं है। हमें अपना जीवन सस्टेनेबल लिविंग, जी 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 केवल मैं जी रही हूँ, मैं किसी से फंड नहीं लेती हूँ, कैश में भी नहीं लेती हूँ, किसी तोहफे और उपहार में भी नहीं लेती हूँ, और यहाँ उपहारों का कोई मेरे जीवन में महत्व नहीं है। लेकिन आपने पुरस्कारों की बात की है तो ये बता देना चाहती हूँ, मेरे जीवन में आज तक मेरा नाम, मेरे पति का नाम किसी पुरस्कार के लिए मैंने नहीं भिजवाया। पद्मश्री समेत मुझे एक ईमेल आया भारत सरकार का कि आप ये फॉर्म भरिए। लैंडलाइन फ़ोन से मैंने फ़ोन किया, मैं इस दौड़ में नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, स्क्रीनिंग कमेटी ने, गूगल पे लिखा है स्क्रीनिंग कमेटी ने, नहीं आपका प्रोफाइल खुला है हमारे पास। अब मेरा प्रोफाइल तो पता नहीं, लेकिन ये पुरस्कार, हाँ, मेरे पति को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिलना, उनकी पत्नी होना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुझे सम्मानित किया जाना, मध्य प्रदेश सरकार का 2 बड़े पुरस्कार 2008 में राजमाता विजय राजे सिंधिया, एक समाज सेवी महिला को पूरे मध्य प्रदेश से मिला था। मेरे लिए सरप्राइज थी, सुषमा स्वराज के हाथ वो पुरस्कार मुझे दिया गया था। 2017 में मुझे फिर मध्य प्रदेश में एक किसी महिला को गौरव पुरस्कार मिलता है, वो मुझे गौरव पुरस्कार दिया गया जी। फिर सोलर कुकर इंटरनेशनल ने मुझे सोलर कुकर इंटरनेशनल का ग्लोबल एडवाइज़र और बिना पैसों के सेवा और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार दिया। मुझे अमिताभ बच्चन ने 2 बार सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाया इन्हीं विषयों को लेके। मैंने माफ़ी मांगी कि नहीं, ये मेरा, मैं रेगुलर नहीं आ पाऊँगी। ग्रीन हीरो का अवार्ड मुझे टेरी, जो भारत की बहुत बड़ी एक संस्था है, यूनिवर्सिटी है, उन्होंने दिया। बहुत सारे पुरस्कार, और मुझे लगता है ये पुरस्कार मेरे नहीं हैं, उन लड़कियों के हैं, मेरे पति के हैं, और उन सब लोगों के हैं जिन्होंने सेवा करने में मुझे प्रोत्साहन दिया, मेरे माता पिता, मेरे ससुराल के लोग। ये अपने आप में किसी भी बड़े व्यक्तित्व की पहचान रहा करती है। अपनी बात कहते ज़रूर हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये दरअसल जनक दीदी की अपनी सोच है, अपनी करनी है, और उनकी करनी दुनिया देखती है, इंस्पायर होती है। मैं बहुत जल्दी से हमारे उन प्रेरित व्यक्तित्वों से आपको मिलवाता हूँ जो दीदी से प्रेरित हुए और उन्होंने इतिहास रचा है। बहुत जल्दी से मिलते हैं उनकी बातों से, उनके कार्यकलापों से। मेरा नाम नंदा चौहान है, मैं अलीराजपुर ज़िले से हूँ। 25 साल पहले बरली संस्थान में आई थी, और वहाँ पे अभी जो दीदी ने और जोलन भैया ने बताई दिया कि मेरे बेटे को 1.5 साल का लेके आई थी, छोटा सा, और अभी वो मैकेनिकल इंजीनियर है। और बरली में हम लोग आके ने शुरू से बगीचे का काम भी सीखा दीदी जीजाजी के साथ में, और बाकी सारा काम जो यहाँ करती हूँ वो भी उन्हीं से सीखा। और अभी भी जो मैं कर रही हूँ, अभी किसी और के साथ काम करती तो पता नहीं मुझे क्या होता और क्या सीख पाती, लेकिन मैंने दीदी जीजाजी के साथ बहुत काम सीखा और कर रही हूँ अभी भी काम। और अभी मेरे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख गए, और बिल्कुल मैं गांव की हूँ, और ये सोच के नहीं आई थी कि मेरे बच्चे और मैं इतना आगे बढ़ जाऊँ और ये सब कुछ कर पाऊँ, लेकिन दीदी जीजाजी के साथ रह के बहुत कुछ कर लिया, और आगे भी भगवान चाहे और जीजाजी हमारे हमको छोड़ के चले गए, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब तक दीदी हमारे साथ है, जब तक हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं, सोलर कुकर भी है, सोलर पैनल भी है, जो भी यहाँ का काम है सब काम करती हूँ। तो ये वो कर्णधार हैं
जिन्होंने प्रेरणा पाई जनक दीदी से, और प्रेरणा तो मिलती है, ऐसे व्यक्तित्व जब काम किया करते हैं और ऐसा किया करते हैं तो अद्भुत रहा करता है। जनक दीदी से कुछ और संदेश, कुछ और ख़ास शब्द आप सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? दूरदर्शन का धन्यवाद देती हूँ, बहुत बार मुझे अवसर दिया है अपने अनुभव सुनाने का, और अगर मेरी छोटी बात को प्रसारित ना किया जाता तो शायद मैं ये काम करने में प्रोत्साहित ना होती। और जितने भी लोग हैं मेरे जीवन में, मुझे लगता है कि उन सब लोगों का ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर है और सारे लोग मेरे हैं, दुनिया मेरी है और मैं दुनिया की हूँ। बस यही ईश्वर का धन्यवाद है कि उसने बहुत बार जीवन दिया है और उसी को समर्पित है। जीवन से लड़ी हैं, एटलीस्ट शारीरिक विसंगतियों से लड़ी हैं। जो बात कही ना, दुनिया मेरी है मैं दुनिया की हूँ, ये भी अपने आप में एक बड़ी टैगलाइन बनती है। दरअसल जनक दीदी की कहानी सबसे जुदा है, ऐसी कहानी है जो सबको प्रेरित करती है। आप संस्कृति और संस्कारों की संवाहक भी हैं। आप दरअसल हमारी जो सबसे ख़ास सोच रहा करते हैं हम भारतीयों की, सबको खुश रखना, सब के लिए अपने आप को बांटना, उसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण जनक दीदी है। बहुत सारी बातें हुई हैं लेकिन बहुत सारी बाकी भी हैं। कभी आइए इस गांव में, सुनाव दिया आपका इंतज़ार करेगा। यहाँ देखिए जीवन है, जीवन को जीवन का असल रूप देने का प्रयास डॉक्टर श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन ने दिया है। पद्मश्री आपको यूं ही नहीं मिला है। हमारा आज का कार्यक्रम, हमारे मेहमान हमारे लिए बहुत यादगार रहेगा और दावा यह भी करता हूं कि आपके लिए भी यादगार रहेगा। तो अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे इस उम्मीद के साथ, एक और बड़े व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे। अभी आज्ञा दीजिए, दीदी को बहुत सारे धन्यवाद और आभार के साथ।